एंड वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन यानी कि SY और मेरे साथ डॉक्टर हिना यहाँ पर मौजूद हैं, गायनाकोलॉजिस्ट हैं। आज भी कुछ सवाल जवाब का सिलसिला है और आपके बहुत सारे सवालात मेरे पास हैं जिनके जवाब डॉक्टर हिना देंगी। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सेगमेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। और यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर हिना के जितने भी प्रीवियस प्रोग्राम्स हैं वो doctor.com का फोल्डर प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ से आप बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। डिफरेंट जो गायनाकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं उसके हवाले से हमने शोज़ किए हैं, तो आप वहाँ से बेनिफिट बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। चलिए जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं डॉक्टर हिना से। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर हिना, आपके लिए सवालात आज भी मेरे पास हैं काफ़ी सारे, तो वन बाय वन मैं इसको शामिल करती चली जाती हूँ। सबसे पहला जो सवाल है वो नजमा की तरफ से, वो ये कहती हैं कि वो अपना बेबी प्लान करना चाह रही हैं, अभी करेंगी, थोड़े अर्से बाद करेंगी, लेकिन वो ज़रा सी परेशान है कि मेरा जो फर्टिलिटी वो है क्या वो ट्रैक पे है या मुझे किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए? वेल, अभी हमें ये नहीं पता कि जो भी ये हैं नजमा जो भी हैं, तो सबसे पहले तो हमें उनकी डिटेल हिस्ट्री चाहिए होगी, क्योंकि दिस इज सच अ वास्ट टॉपिक। इसके लिए तो हमें बहुत ज़्यादा डिटेल हिस्ट्री की ज़रूरत है। हमें उनकी एज का नहीं पता, और इससे पहले क्या वो प्लान नहीं कर रही थी तो उसके लिए वो कुछ ले रही थी मेडिकेशंस वगैरह, कॉन्ट्रासेप्शन कर रही थी या नहीं कर रही थी वो भी हमें नहीं पता। तो ये तो हमें डिटेल हिस्ट्री लेनी पड़ेगी उनकी। तो उसके बाद हम उनका, और उसके बाद एक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मैं जिसके ऊपर हम पूरा प्रोग्राम कर चुके हैं, दैट इज़ प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग। तो मेरे ख्याल से शी शुड गो टू हर डॉक्टर, जो भी उनकी ऑब्स्टेट्रिशियन है या गायनाकोलॉजिस्ट है उनके पास जा सकती हैं और एक प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग प्लान कर सकती हैं वो अपनी डॉक्टर के साथ मिलके, जिसमें वो अपनी डॉक्टर से डिस्कस कर सकती हैं उनको जो भी फेयर्स हैं या जो भी फोबियाज़ हैं रिलेटेड टू प्रेगनेंसी या प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी, और उनकी डॉक्टर उनको ज़्यादा डिटेल में उनकी सारी डिटेल्स लेके और उसके बाद उनको सारी हिस्ट्री, और अगर उनको कोई जो भी उनकी अगर कोई वो मेडिकेशंस पे हैं या उनको कोई और प्रॉब्लम है तो या किस वजह से उनको फेयर है वो डिस्कस कर सकती हैं। अगर वो डिटेल में उनके साथ डिस्कस करेंगी, पूरा सेशन करेंगी, सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर हर, क्योंकि हम बिल्कुल एक लाइन में इसका जवाब नहीं दे सकते। हमें कुछ पता ही नहीं है उनके नाम के अलावा। हाँ। कि और हमें ये भी नहीं पता कि ये इनका फर्स्ट बेबी है या नहीं, हो सकता है पहले हों उनके बच्चे और उन्होंने कुछ अर्सा कॉन्ट्रासेप्शन की हो और अब वो प्लान करना चाह रही हूँ। तो जब तक हमें उनकी डिटेल्स नहीं पता होंगी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि एक्चुअली उनके साथ उनको फेयर किस चीज़ का है। तो ये तो उनको जाके डिस्कस करना पड़ेगा, पूरा सेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद ही वो फाइनल उनकी डॉक्टर उनको बता सकती हैं, उनका फेयर ख़त्म कर सकती हैं और उनको हेल्प आउट कर सकती हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर हिना, राबिया हैं और इनका सवाल ये है कि जिस तरह से पीरियड से पहले ब्रेस्ट में काफ़ी पेन होता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि वो पेन हमारा रिड्यूस हो जाए? पेन के लिए यूजुअली ये जो ब्रेस्ट टेंडरनेस या ब्रेस्ट में पेन होता है मोस्टली इतना ज़्यादा सिवियर नहीं होता कि उसके लिए हमें पेन किलर्स वगैरह देनी पड़े, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो कभी कभार पेन किलर्स की ज़रूरत भी पड़ सकती है, देने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन जैसे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है जो कि हमने पहले डिस्कस किया था कि पीरियड से 5 to 7 days बिफोर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो एक कंडीशन होती है जिसमें ब्रेस्ट टेंडरनेस इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स के ब्रेस्ट टेंडरनेस हो रही होती है। कुछ खवातीन को, कुछ को नहीं होती, और जिनको हो रही होती है उनको हम देते हैं प्रिमरोज़ ऑयल कैप्सूल्स जो होती हैं। प्रिमरोज़ ऑयल कैप्सूल्स जो होती हैं वो बहुत बेनिफिशियल होती हैं और ब्रेस्ट टेंडरनेस को बहुत हद तक कंट्रोल कर लेती हैं। और अगर कंट्रोल नहीं होती हैं हम सिंपल पेन किलर्स देते हैं, और अगर सिंपल पेन किलर से भी कंट्रोल नहीं हो रहा होता तो फिर हो सकता है कि कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरीज वगैरह देने की ज़रूरत पड़ सकती है। और इफ़ द breast pain is so severe that is unbearable or so I think then she should visit a doctor, और वो डॉक्टर को जाके अपनी डिटेल हिस्ट्री दें और जाके बताएं कि, और अगर उनकी डॉक्टर जो भी गायनाकोलॉजिस्ट हैं या जो भी डॉक्टर हैं उनकी उन्हें नेसेसरी लगता है तो उनको ब्रेस्ट सर्जन के पास रेफ़र करेंगी और शी कैन सॉर्ट हर आउट कि उनको एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। बट वन मोर थिंग, प्रिमरोज़ ऑयल की मैंने बात की है, लेकिन बी वेरी केयरफुल कि अगर कोई प्रेग्नेंट है, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी ब्रेस्ट टेंडरनेस और पेन हो रहा होता है, सो बी वेरी केयरफुल। ये प्रिमरोज़ ऑयल आपने प्रेगनेंसी में नहीं लेना है। सो डोंट थिंक ऑफ टेकिंग दिस, ये आपकी प्रेगनेंसी में आपको हार्म कर सकता है, आपके बेबी को हार्म कर सकता है। सबसे बेस्ट इसका तरीका ये है कि आप अपनी डॉक्टर के पास चली जाएं और वो आपको जैसे एडवाइस करती है आप उसको फॉलो करें।
ठीक है। अच्छा मोना का सवाल ये है कि कौन सा वे बड़ा कहना चाहिए फास्टेस्ट है कि हम अपने यूरिन इन्फेक्शन को क्योर कर सकें? फास्टेस्ट वे टू क्योर योर यूरिनरी इन्फेक्शन, सबसे पहले तो आप डायग्नोज करेंगे। जब आपका डायग्नोसिस हो जाएगा तो यूजुअली डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं, आपको एंटीबायोटिक्स खाने शुरू करने चाहिए। और एंटीबायोटिक्स तो काम करने में एटलीस्ट 2 से 3 दिन लगते हैं एंटीबायोटिक को अपना इफ़ेक्ट दिखाने में। लेकिन अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि आपका डॉक्टर आपको बताएगा वो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है, आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। और जब आप पानी बहुत ज़्यादा पिएंगी तो आपकी किडनीज फ्लश करेंगी, जब किडनीज फ्लश करेंगी तो ऑटोमेटिकली आपका इन्फेक्शन वॉश आउट होगा। और सबसे ज़्यादा जो इरिटेटिंग चीज़ होती है यूरिनरी इन्फेक्शन में वो होता है डिसयूरिया, यानी कि पेनफुल मिक्चुरेशन जिसको हम कहते हैं, यानी कि जब आप यूरिन पास वॉइड करने जाते हैं तो आपको पेन होता है उस जगह पे, बर्निंग होती है, तो वो बहुत अनकंफर्टेबल कंडीशन होती है। तो उसको सही करने के लिए क्रैनबेरी जूस पीने के लिए कहा जाता है, या कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आपकी यूरिन की एसिडिटी कम करती हैं, एल्कलाइन करती हैं, जो कि यूजुअली आपको एंटीबायोटिक्स के साथ प्रिस्क्राइब किया जाता है जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आप उनका यूज़ करें, पानी बहुत ज़्यादा पिएं, लिक्विड्स बहुत ज़्यादा पिएं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं पिएं। तो दिस इज़ द फास्टेस्ट वे टू क्योर योर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है। अच्छा इसके अलावा यहाँ पर सवाल आया हुआ है, ये है मेमुना, और इनका सवाल ये है कि लोअर एब्डोमेन में जो पेन रहता है क्या ये सीरियस हो सकता है या ये रेगुलर होता है? खवातीन के साथ सिर्फ एक पेन की हिस्ट्री पे हम नहीं बता सकते कि इज इट सीरियस और नॉट। यूजुअली लोअर एब्डोमिनल पेन जो है वो बहुत कॉमन होता है फीमेल्स में, क्योंकि प्री मेंस्ट्रुअल भी हो रहा होता है, प्री ओव्यूलेटरी भी हो रहा होता है, अर्ली प्रेगनेंसी में भी हो रहा होता है, एंड देन देयर आर मेनी अदर कंडीशंस लाइक इन्फेक्शंस, एंडोमेट्रियोसिस, बहुत सारी ऐसी गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिसमें पेन हो सकता है। समटाइम्स देयर आर ट्यूमर्स, फाइब्रॉइड्स, और उन सब की वजह से भी प्रेशर फील हो रहा होता है, और थ्रू आउट प्रेगनेंसी भी पेन हो रहा होता है। तो बेस्ट थिंग इज़ कि आपको सबसे पहले अपना डायग्नोसिस करवाना चाहिए कि आपको अगर कंटिन्यूसली पेन रहता है और इस हद तक में पेन रहता है कि आपका नॉर्मल जो रेगुलर पेन किलर्स हैं उनके साथ अगर वो रिलीफ नहीं होता और आपको डिस्कम्फर्ट इतना है कि आप अपने रूटीन के काम जो है वो नहीं कर सकती और कंटिन्यूसली डिस्टर्ब रहती हैं उस पेन की वजह से, तो देन यू नीड टू गेट इट सॉर्टेड आउट। और उसके लिए आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो आपको कुछ टेस्ट लिख के देंगी, मे बी अल्ट्रासाउंड आपका करवा के देखेंगी, और उसके बेस पे फिर जो भी डायग्नोसिस बनेगा और जो भी बीमारी डायग्नोस होगी उसकी ट्रीटमेंट। ठीक है। अच्छा डॉक्टर जवेरिया का सवाल है, वो ये कहती हैं कि सी सेक्शन हुआ था और उसके बाद से बस अब कमर में ही पेन रहता है। वेल सिजेरियन सेक्शन में ये होता है कि कभी कभार एनेस्थीसिया देते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है वो थ्रू वर्ड नीडल दिया जाता है लोअर बैक में, ताकि नीचे का एरिया जो होता है पेल्विस से लेके लेग्स जो है वो सुन कर दी जाती हैं। वो जब सुन करने के लिए इंजेक्शन लगता है तो समटाइम्स एट द साइट ऑफ इंजेक्शन बहुत ज़्यादा पेनफुल, काफ़ी अरसे तक पेन रहता है कुछ लोगों को। कुछ पेशेंट्स में ये भी होता है कि कुछ गलत जगह पे इंजेक्शन लग जाता है या नीडल सही से पियर्स नहीं होती, एक से ज़्यादा दफ़ा पियर्स करना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा पेनफुल होता है। रिजल्ट ऑफ दोज प्रिक्स, दोज आर वेरी पेनफुल प्रिक्स, और वो एरिया ऐसा होता है। और कुछ लोगों को बहुत अरसे तक पेन रहता है वहाँ पे, अनलेस एंड अनटिल ट्रीटेड। कभी कभार वो कंटिन्यूसली उनको एंटी इन्फ्लेमेटरीज दी जाती हैं, और अगर उससे भी ट्रीट नहीं होता तो लोअर बैक पेन की बहुत पेशेंट्स कंप्लेन करती हैं। और समटाइम्स स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं भी होता तो बेबी का वेट इन द लास्ट ट्राइमेस्टर ऐसा होता है, या जब सिजेरियन सेक्शन होता है तो वो थोड़ा सा पेनफुल कंडीशन होती है, क्योंकि इसी एरिया में इंसिजन दिया जाता है और बेबी को डिलीवर कराने के लिए कभी कभार इंस्ट्रूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, वैक्यूम या फॉर्सेप्स वगैरह लगाने पड़ते हैं इवन ड्यूरिंग अ सिजेरियन सेक्शन, तो वो थोड़ा सा पेनफुल कंडीशन होती है। बट यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये कंडीशन होती ज़रूर है कि इनकी वजह से ये पेन है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दिस पेन इज़ ऑल्सो साइकोलॉजिकल, फंक्शनल होता है कि ख़वातीन को लगता है कि अब उनका सेक्शन हुआ है, सिजेरियन सेक्शन हुआ है, तो अब उनको लोअर बैक पेन रहेगा। बट जहाँ तक वो ख़वातीन जिनका कभी कोई सिजेरियन सेक्शन नहीं हुआ होता, इवन समटाइम्स वो कभी प्रेग्नेंट भी नहीं हुई होती, ऐसी ख़वातीन भी होती हैं जिनको हर वक्त लोअर बैक पेन रहता है। सो टू रिजॉल्व दिस थिंग, पेन किलर इज़ नॉट द
गुड चॉइस। तो गुड चॉइस है कि आप अपनी लोअर बैक की एक्सरसाइजेस करें। ठीक। जब आप एक्सरसाइजेस करेंगे, एंड प्लीज डू नॉट गिव मी द एक्सक्यूज कि आपका सिजेरियन हुआ है तो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आप 6 to 8 वीक्स के बाद प्रॉपर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, बल्कि 6 वीक्स में आपकी पूरी हीलिंग हो जाती है, यूट्रस आपकी जगह पे आ जाता है, आप नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में आ जाते हैं, तो यू कैन कंटिन्यू विद ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइजेस जस्ट लाइक अ नॉन प्रेग्नेंट वुमन। और उससे आपको जो फायदा होगा वो किसी पेन किलर से नहीं होगा, किसी ओरल मेडिकेशन से, किसी इंजेक्शन से, किसी भी चीज़ से नहीं होगा। सही। डॉक्टर हिना, थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ मौजूद रहे और सारे सवालात के आपने जवाब भी दिए। यहाँ पर हमारा वीलॉग एंड हो रहा है, तो आई होप कि आप लोगों को जवाबात आपके मिल भी गए और समझ में भी आ गए हैं। इसके साथ ही शगुफ़ा यास्मीन यानी कि SY डॉक्टर हिना को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे एक नए वीलॉग के साथ। खुदा हाफिज़।